नेपाल भारत का पड़ोसी देश। थोड़ी सी भी हलचल वहां होती है तो उसका सीधा असर अपने यहां भी पड़ने लगता है। और अभी तो पड़ोसी देश की सियासत में हलचल इतनी ज्यादा हुई है कि राष्ट्रपति ने वहां की संसद को ही भंग कर दिया है। अब वहां मध्यावधि चुनाव होंगे और नई सरकार का गठन होगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर नेपाल में ऐसा हो क्या गया कि राष्ट्रपति को समय से पहले ही संसद को भंग करना पड़ा, और आखिर अब इन सब का भारत पर क्या असर होगा? इन सभी सवालों का जवाब तलाश करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। नेपाल की हालिया सियासत को समझने के लिए नेपाल में सरकार के गठन के तरीके को समझना होगा। नेपाल में सरकार के गठन का तरीका भी भारत से मिलता जुलता है। वहां भी बहुदलीय प्रणाली है जिसमें लेफ्ट पार्टियां हैं, राइट पार्टियां हैं, सेंटर टू लेफ्ट पार्टियां हैं और सेंटर टू राइट पार्टियां हैं। नाम सबके अलग अलग हैं। वहां भी संसद होती है, प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी कैबिनेट होती है। सबसे ऊपर वहां भी राष्ट्रपति ही होता है। कुल मिलाकर लगभग भारत की तरह ही व्यवस्था नेपाल में भी है। नेपाल की संसद के सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इनमें होती हैं कुल 275 सीटें। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा होता है 138 का। हालांकि वहां वोटिंग का पैटर्न थोड़ा दूसरा होता है। वहां 165 सीटों पर चुनाव अलग तरीके से होता है और बची हुई 110 सीटों पर चुनाव अलग तरीके से। वोटर आम लोग ही होते हैं और वोटिंग के दौरान उन्हें 2 पर्चियां दी जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर होता यही है कि जिसको ज्यादा वोट उसकी जीत। तो नेपाल में पिछले आम चुनाव हुए थे 2017 में। नई सरकार का गठन हुआ था मार्च 2018 में। माओवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी कि सीपीएन यूएमएल की ओर से केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने। सरकार का कार्यकाल होता है 5 साल का। तो इस लिहाज से नेपाल में अगले चुनाव मार्च 2023 में प्रस्तावित थे। इस बीच नेपाल की सियासत का जो इतिहास रहा है उसने खुद को फिर से दोहरा दिया। केपी शर्मा ओली की माओवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और पुष्प कमल दहल प्रचंड की माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी कि सीपीएन यूएमसी ने एक दूसरे के साथ अपना विलय कर लिया। यानी कि दोनों पार्टियां एक दूसरे में मिल गईं और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। दोनों में समझौता यह हुआ था कि 2.5 साल तक केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनेंगे और 2.5 साल तक पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल के इस समझौते से शायद आपको उत्तर प्रदेश का मायावती मुलायम गठजोड़ याद आ जाए, या फिर बीएसपी और बीजेपी का वो गठजोड़ याद आ जाए जिसमें ऐसा ही समझौता हुआ था। खैर छोड़िए उत्तर प्रदेश को, अभी तो बात करते हैं नेपाल की। तो दोनों पार्टियों ने विलय किया और प्रधानमंत्री पद के लिए समझौता भी कर लिया। लेकिन फिर नवंबर 2019 में पुष्प कमल दहल प्रचंड इस बात के लिए राजी हो गए कि केपी शर्मा ओली ही पूरे 5 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन यह समझौता 1 साल भी टिक नहीं पाया। 20 नवंबर 2019 को प्रचंड ओली को 5 साल तक प्रधानमंत्री बनाने को राजी हुए थे। लेकिन 14 नवंबर 2020 को प्रचंड ने ओली पर आरोप लगा दिया कि वो पार्टी लाइन फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। ओली नाराज हो गए, कहा कि पार्टी लाइन वो नहीं है जो प्रचंड तय करेंगे, पार्टी लाइन तो वो है जो मैं तय करूंगा। तकरार बढ़ी तो पीएम केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से संसद को भंग करने की सिफारिश कर दी। तय कर दिया कि अब 30 अप्रैल और 21 मई को 2 चरणों में नेपाल में नए सिरे से वोटिंग होगी। राष्ट्रपति ने इस फैसले पर मुहर लगा दी। फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 23 फरवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को भंग करना असंवैधानिक है। फैसला नेपाल की सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर राणा की संवैधानिक पीठ का था, तो पीएम ओली को भी यह फैसला मानना ही पड़ा। कोर्ट ने कहा था कि 13 दिन के अंदर संसद में नई व्यवस्था बनाई जाए। 7 मार्च को नेपाल संसद में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश जारी किया और कहा कि ओली और प्रचंड की पार्टी का जो विलय हुआ है और नई पार्टी का जो नाम रखा गया है वो गलत है, क्योंकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल पहले से ही नेपाल में अस्तित्व में है। इस हिसाब से अब ओली अपनी पुरानी पार्टी के ही मुखिया रह गए, प्रचंड अपनी पार्टी के मुखिया हो गए। अब ओली को संसद में अपना बहुमत साबित करना था। दोनों के बीच टूट हो चुकी थी। 10 मई 2021 का दिन तय हुआ, लेकिन ओली बहुमत साबित नहीं कर पाए, इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन विपक्ष से भी कोई भी प्रधानमंत्री बनने लायक बहुमत नहीं जुटा पाया, ऐसा राष्ट्रपति की ओर से दावा किया गया। फिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने
सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते 13 मई को खड्ग प्रसाद शर्मा ओली यानी कि उसी केपी शर्मा ओली को ही प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। अब उन्हें अगले 30 दिन के अंदर बहुमत साबित करना था। लेकिन केपी शर्मा ओली यानी कि खड्ग प्रसाद शर्मा ओली को भी यह बखूबी पता था कि वो बहुमत तो साबित नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को भी यह पता था कि ओली के पास बहुमत नहीं है, लिहाजा उन्होंने 22 मई की आधी रात को संसद को भंग करने और मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया। लेकिन विपक्ष राष्ट्रपति के इस फैसले से नाराज है। विपक्ष के नेता और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा का कहना है कि उनके पास 149 सांसदों का समर्थन है, लेकिन उन्हें सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया गया। प्रचंड की अगुवाई वाली पार्टी ने भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है, पुरजोर तरीके से इस फैसले का विरोध किया है। ओली की पार्टी से निकाले गए माधव कुमार नेपाल की अगुवाई वाली पार्टी और समाजवादी पार्टी नेपाल के उपेंद्र यादव ने भी राष्ट्रपति के इस फैसले का विरोध किया है। यानी कि पूरा का पूरा विपक्ष लगभग एकजुट है और फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कह रहा है। विपक्ष को एक उम्मीद इसलिए भी दिख रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी हाल ही में संसद भंग की सिफारिश को असंवैधानिक ठहरा चुका है। और नेपाल में यह सब तब चल रहा है जब कोरोना के केस 5 लाख को पार कर गए हैं। हर दिन 8000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन, बेड, दवाइयों और वेंटिलेटर के लिए नेपाल की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। लेकिन सियासी स्थितियां ऐसी बनी हैं कि लोगों के सामने नेतृत्वकर्ता का ही अभाव है और देश का भविष्य किसोर जाएगा ये अभी अंधकार में है। जाहिर है कि ऐसी परिस्थितियों का भारत पर भी प्रभाव पड़ना लाजमी है। आखिर भारत नेपाल का सबसे अच्छा, सबसे सच्चा और सबसे मददगार पड़ोसी देश है। वो नेपाल का भूकंप हो या अभी कोरोना की आपदा, भारत ने हमेशा उसकी मदद की है। अब देखना यह है कि ऐसे सियासी संकट के बीच नेपाल अपनी चुनौतियों से कैसे उबर पाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से राष्ट्रपति के फैसले को असंवैधानिक ठहराएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जरिए शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन पाएंगे, या फिर नेपाल की जनता चुनाव के जरिए ही अपना नया प्रधानमंत्री चुनेगी? आने वाले दिनों में पड़ोसी देश में सियासत का पारा और भी ज्यादा चढ़ने वाला है। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।